एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे PL10 की और जो तेजस में इस्तेमाल होने वाला या जिसका ट्रायल अभी कुछ दिनों पहले हुआ है पाइथन 5 की, जो कि इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इन दोनों ही मिसाइलों की काबिलियत मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक जो पाइथन 5 है वो वॉर प्रूवन है और दूसरा PL10 जो कि केवल नाम का है और चीन के द्वारा बनाया गया है। अभी तक इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करना एक बेईमानी होगी पाइथन 5 के सामने में। थोड़ी बहुत दोनों की जानकारी मैं आपको दूंगा, पर पाइथन 5 और PL10 किस लेवल के मिसाइल्स हैं ये आपको इस वीडियो में आसानी से पता चल जाएगा। और PL10 किस तरह से चीन ने डेवलप किया PL8 से, जो कि उनको इजराइल के द्वारा प्राप्त हुआ था, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं PL8 की, जो कि 1980 के दशक में चीन के हाथ में आया था। उस समय PL8 के नहीं था, इसका नाम पाइथन 3 था और ये थर्ड जनरेशन या 3.5 जनरेशन आप कह सकते हैं एक मिसाइल थी, एयर टू एयर मिसाइल थी और उस समय की एक बेहतरीन मिसाइल मानी जाती थी। चीन इससे प्रभावित था और इजराइल से उसने इसका लाइसेंस प्रोडक्शन लेने का प्रयास किया। 1980 में जो चीन में बनता था वो केवल असेंबली होती थी, सारे सामान इजराइल से आते थे। पाइथन 3 एयर टू एयर मिसाइल जो इजराइल से चीन को प्राप्त हुई उसको PL8 उसने नाम दिया। इसका जब लाइसेंस प्रोडक्शन चीन में स्टार्ट हो गया तो उसको PL8A नाम दिया। इसके अलावा जब इसमें 100% डोमेस्टिक चाइनीज कंपोनेंट लग के आने लगे तो उसको PL8B का नाम उसने दिया। इसके अलावा PL8H भी है जो कि सरफेस टू एयर वेरिएंट है इसी मिसाइल का, जिसको चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। जब इसकी टेक्नोलॉजी चीन लेने का प्रयास कर रहा था तो वो जो समय था वो 1982 से 1983 का समय था और इसको नंबर 8 प्रोजेक्ट कहा जाता था। चीन ने इसका नाम PL8 इसलिए रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चीन में बनने वाली कोई भी चीज इस नाम से जानी जाए जो कि इजराइल में बनने वाली चीज है। यानी कि पाइथन 3 उसका नाम वो नहीं चाहता था क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड्स के साथ जिनको वो हथियार आगे बेचने वाला था और अभी के समय में बेच रहा भी है, तो उनके साथ एक कोलिजन वाली बात हो जाती कि ये इजरायली मिसाइल बेची जा रही है। पर टेक्नोलॉजी तो चीन को चाहिए ही थी। उसने इजराइल को अच्छा ऑफर दिया और इजराइल ने इस मिसाइल को पुराना समझ के चीन को दे भी दिया, इसकी टेक्नोलॉजी दे दी और 1989 से लेके 1990 के बीच में धीरे धीरे इसकी पूरी टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफर हो गई और उसने इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इस मिसाइल को इजराइल के इल्बिट द्वारा बनाए जाने वाले डैश हेलमेट माउंटेड साइट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कि डैश का मतलब डिस्प्ले एंड साइट हेलमेट। ये जो इजराइल के द्वारा बनाया गया PL8 था या पाइथन 3 था, उसकी जो ऑफ साइड बोर कैपेबिलिटी थी वो 30 डिग्री की थी। यानी कि अगर सामने कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है उसके 15 डिग्री लेफ्ट और 15 डिग्री राइट में अगर मिसाइल लॉन्च की जाए तो वो टारगेट को नष्ट करेगी। चीन ने जो PL8 डेवलप किया उसमें इसकी कैपेबिलिटी 40 डिग्री तक चली गई। चीन को जो मिसाइल ट्रांसफर की गई थी उसमें उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी गई थी कि इसको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के द्वारा लॉन्च किया जा सके, क्योंकि इसके लिए उनको यूरोपियन रडार्स की आवश्यकता थी जो कि चीन के पास नहीं थे, इसलिए इनका सीमित इस्तेमाल ही वो कर सकते थे। पर धीरे धीरे फिर बाद में चीन को यूरोपियन रडार भी प्राप्त हो गए और इस मिसाइल में भी उन्होंने अपने रडार के हिसाब से चेंजेस किए जो कि उनके PL9 में देखने को मिलती है और उसको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लॉन्च करने योग्य भी बना दिया। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लॉन्च करने योग्य कोई अगर मिसाइल हो तो सिंपली पायलट को अपने टारगेट की तरफ देखना होता है और एम करना होता है और उसके बाद मिसाइल लॉन्च कर देनी होती है। मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए पहुंच जाती है। PL9 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। इसके एरोडायनामिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया, इसके मोटर का इस्तेमाल किया गया, इसके सीकर का इस्तेमाल किया गया, इसके फ्यूज का भी इस्तेमाल किया गया, वॉरहेड तक का इसका इस्तेमाल किया गया। मतलब कुछ कॉपी बना दी गई और थोड़ी सी उसकी जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो गई। वहीं पाइथन 4 इजराइल ने डेवलप किया जिसको 4th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल कहा गया। एक तरह से आप चीन की मिसाइल को भी जो उनकी PL9 थी उसको भी 4th जनरेशन मिसाइल कह सकते हैं, पर अभी भी वो इजराइल से इंफीरियर ही थी। और उसके बाद चीन ने अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए PL10 को डेवलप किया और इसमें जो मेन उसकी खूबी ये थी कि इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग का इस्तेमाल किया लगा था। यानी कि मिसाइल जो अपने टारगेट है उसके इमेज को लेकर
उसके पीछे जाती थी, न कि किसी हीट के पीछे जाती थी जिसको कि एयरक्राफ्ट फ्लेयर जला के बेवकूफ बना सकते थे। ऐसा नहीं होता था। और इसकी जो मेन मारक क्षमता बढ़ा देता है वो ये था कि इसकी ऑफ बोर्ड साइट कैपेबिलिटी अब 90 डिग्री की हो चुकी थी। 90 डिग्री मतलब जहां पर दुश्मन है उसके 45 डिग्री और 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट, इसमें अगर कोई टारगेट को एक्वायर करके फायरिंग की जाती है तो ये अपने टारगेट से टकराने वाली थी। पर अभी भी ये PL-10 भी पाइथन 5 से इंफीरियर है, क्योंकि पाइथन 5 के लिए कहा जाता है कि हेमिस्फीयर लेवल पे ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकता है, यानी कि अर्ध गोलाकार, यानी कि कह सकते हैं आप 180 के लगभग इसका जो ऑफ साइड पोर कैपेबिलिटी है वो इसको मिल गई है। आपके सामने दुश्मन है, आप उसके 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट इतनी पूरी जगह लेकर कहीं भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के द्वारा इसको लॉक करिए और पायलट के द्वारा इस मिसाइल को दागा जाएगा और ये अपने टारगेट को नष्ट करेगी। पाइथन 5 जो कि 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है, उसको जब तेजस के साथ लगाकर ट्रायल किया गया तो उसके लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद यही खबर निकलकर सामने आ गई कि JF-17 ब्लॉक 3 में भी PL-10 को लगाकर देखा गया है और इसकी इमेजेस निकलकर सामने आने लगी। वो कंपटीशन को लेकर इस प्रकार की चीजें हुई थी। दोनों ही मिसाइलों में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है, यानी कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है, जो कि पायलट को एक काफी आजादी देता है अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए। तो कैपेबिलिटी ऑन पेपर लगभग बराबर मानी जा सकती है, पर जो ऑफ साइड बोर कैपेबिलिटी है वो किसी मिसाइल को एक उन्नत और एक इंफीरियर मिसाइल बनाती है। अगर इसी तरह से हम लोग कंपेयर करें R-73 की, तो उसकी जो ऑफ साइड बोर कैपेबिलिटी है वो 45 डिग्री की है, और अगर R-74 की बात की जाए तो उसकी 75 डिग्री की है। और R-73 भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, MiG-21 बाइसन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और Su-30 MKI में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें रशिया से प्राप्त हुई है। यानी कि PL-10 जो मिसाइल है, हालांकि वो वॉर प्रूफन नहीं है, वो R-73 से तो अच्छी है, भारत में अभी इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों से तो अच्छी है, पर पाइथन 5 से अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो मैंने बताया ऑफ साइड बोर कैपेबिलिटी वो इस मिसाइल को एक अत्याधुनिक मिसाइल बना देती है। पूरे विश्व में इस प्रकार की मिसाइल नहीं है इस कैपेबिलिटी के मामले में। जो भी है, यहाँ पर हमें चीन से ये जरूर सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो किसी पुराने हथियार की टेक्नोलॉजी लेकर उसमें नई चीजें, नई तब्दीलियां करते करते उसको एक उन्नत हथियार में चेंज करने का प्रयास करते हैं। वॉर प्रूवन भले ही ये ना हो, पर एक कैपेबिलिटी तो उनके पास जरूर आ जाती है। जब वॉर होगा तभी पता चलेगा कि ये कैपेबिलिटी सही थी या नहीं थी, पर फिर भी दुश्मन को डराने के लिए एटलीस्ट उनके पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं और उन्होंने ये खुद डेवलप किया है। भारत के पास भी मिसाइलों के मामले में अच्छी टेक्नोलॉजी जरूर है, पर इंजन के मामले में भारत को अभी भी काम करना है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।